चलिए अब इस बीच हमारे साथ स्टूडियो से कुणाल भी बने हुए हैं, बाजार पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। अब हम जब 16,000 के फिर से पास हैं, कुणाल गुड आफ्टरनून। अब तो फिर से पास बोलना पड़ेगा लेकिन बाजार इस बार रेजिस्टेंस इस बार फिर से टेस्ट कर सकता है 16,000 का लेवल, या फिर लग रहा है आप थोड़े समय के लिए ब्लू स्काई जोन ओपन है? आई थिंक ब्लू स्काई जोन ओपन है। मेरे हिसाब से आई थिंक टेस्ट से ज्यादा आई थिंक ये क्रॉस करने की कगार पे आ चुका है। बहुत ही ज्यादा आज हम देखें तो मार्केट में बहुत कामनेस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट में, बिकॉज ये लास्ट काफी दिन से मिसिंग था मार्केट में। बिकॉज अपस्विंग आता था, काफी ट्रेडर्स बहुत फ्रेंजी भी हो जाते थे कि शायद अगर मार्केट वापस से रिवर्स हो जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट आज हम देख रहे हैं कि पोजीशंस बिल्ड हो रही है, स्टॉक्स में फॉलो थ्रू मूव्स आ रहा है, तो ये काफी अच्छे सिग्नल्स है मार्केट्स के लिए ओवरऑल। मेरे अनुमान से आई थिंक हमें अभी 16,200 टू 50 के लेवल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। 15,700 बहुत अच्छा बेस बन चुका है, तो वो बेस को भी अगर हम पॉसिबल है अगर आज 16,000 के ऊपर क्लोज कर दे तो वो बेस को भी हम रिवाइज कर देंगे हायर साइड पे। बट अगर 16,000 क्रॉस कर दे तो नेक्स्ट लेवल 16,250 हो जाएगा इंडेक्स के लिए। आपके मुंह से बार बार कुणाल 16,700 निकला है कि वो एक सपोर्ट है चलिए 15,700 बड़ा सपोर्ट और 16,200 तक के लेवल्स आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक पिक्स क्या होंगे? लार्ज कैप्स पे बेट करना चाहिए फिर? तो लार्ज कैप्स आई थिंक काफी लार्ज कैप स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने दिए हुए थे, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह। तो मैं अभी फिलहाल 2 मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। हैवेल्स एक ऐसा चार्ट है जो बहुत ही सटल तरीके से ऊपर आ रहा है। लास्ट 4 से 5 दिन में कंसिस्टेंट प्राइस अपटिक है। स्टॉक ने 50 डीएमए को क्रॉस कर दिया है। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक स्टॉक बिल्कुल बज नहीं कर रहा है, करेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और कंसिस्टेंट प्राइस अपटिक दिखा रहा है। तो इसको मैं रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते हैं 1250 का, स्टॉप लॉस 1170। और एसआरएफ जो स्टॉक नेगेटिव साइड पे है उस पर मैं कॉन्ट्रा बाय दूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है बिकॉज ये स्टॉक की टेंडेंसी है कि बेरिश पैटर्न्स को ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन आ जाता है, स्टॉक वहां से रिवर्सल कर जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकती है एसआरएफ में। बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। 2220 का टारगेट रख सकते हैं, 90 रन का स्टॉप लॉस। ये तो काफी बोल्ड कॉल है, मानना पड़ेगा। कब से गिरा? जरा लंबा चार्ट दिखाइए। तो एसआरएफ एक्चुअली 2750 के आसपास से गिरना शुरू किया है और आज 2030 का लो बनाया है, 1/3 गिर गया है और अब आपको लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन हो गया। देखिए आज नीचे से रिकवर भी किया है, इसको आप जरूर रखें। ये जो डेली चार्ट आज जो बन रहा है, अगर अज्यूमिंग यहाँ पे स्टॉक क्लोज करे तो इसको हम कहते हैं दोजी पैटर्न। यानी यहाँ कहते हैं जो बुल्स और बेयर्स की जो फाइट है वो कल्मिनेशन पे आ गई है, एंड पे आ गई है। डोजी इज एक्चुअली अ साइन फॉर आइदर ऑफ द डायरेक्शंस। आइदर ऑफ द डायरेक्शन। अगर ये बॉटम पे बनती है तो हम कहते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉजिटिव होने के चांस आता है। इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली ट्रैक करेंगे हम यहाँ से। पॉजिटिव अपसाइड पर नजर तो जरूर रहेगी। कॉन्ट्रा कॉल एसआरएफ पर खरीदारी की राय इनफैक्ट आती हुई, साथ ही हैवेल्स, दोनों स्टॉक्स कुणाल की तरफ से शुक्रिया कुणाल ये सारी जानकारी के लिए। बाजार एक काम सिचुएशन में है लेकिन बायस पॉजिटिव बिल्कुल नजर आ रहा है। इस पॉजिटिव बायस में ही नरेश भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नरेश गुड आफ्टरनून। 16,000 को पार करने की पूरी कोशिश में बाजार फिर से है, आप बताएं ट्रेडिंग रेंज आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है और साथ ही स्टॉक पिक्स क्या देंगे? एक 15,700 पे बेस अच्छा बन गया है। 15,700 के स्टॉप लॉस से टारगेट आता है 16,200 टू 50। और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अच्छा चल रहा है। अगर हम देखें, अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बेटर रहे इंडेक्स से भी, ओवरऑल फॉलो अप अच्छा है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में। तो बुलिश स्टैंस और यहाँ से एक्सपेक्टेशन है 16,200। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहला होगा बाय ऑन भारती एयरटेल। स्टॉक ने एक 640 650 पे अच्छा बेस बना लिया है। लास्ट 1-2 वीक का हाई क्रॉस कर रहा है 690 के ऊपर। यहाँ पे एक क्विक टारगेट हो सकता है 730 का, स्टॉप लॉस 685। और नेक्स्ट रहेगा बाय ऑन अशोक लेलैंड, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट जो 143 145 के ऊपर था वहां पे सस्टेन कर रहा है लास्ट 1-आध हफ्ते से। और यहाँ पे नेक्स्ट मूव बढ़ा सकता है 150 के ऊपर, जो 165 टू 180 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 142। इंटरेस्टिंग। हमारे साथ राजेश पालविया और रुद्रमूर्ति भी हैं। थैंक्स फॉर दैट नरेश। राजेश रुद्रा के पास जाते हैं। इनफैक्ट रुद्रा से स्टार्ट करते हैं। रुद्रा गुड आफ्टरनून। राजेश एंड रुद्रा बोथ ऑफ यू। रुद्रा क्या कॉल्स हैं आपके बाजार को देख के? आप बुलिश हैं या प्रॉफिट ले रहे हैं? क्या लग रहा है इस समय? क्योंकि ये सेकंड टाइम हम 15-16,000 के आसपास आ रहे हैं और यहाँ टेम्पटेशन होती है जिसने डिप पे बाई की होगी। लेकिन आज का जो कंप्लेक्शन दिख रहा है, जो स्टॉक्स जो पावर अहेड कर रहे हैं, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, ऑटो, लग रहा है इस बार पार लगा देगा 16,000 के। Ajay ji, very good afternoon. Good afternoon, Priyanka. Good afternoon, Mansi ji, and all the panelists, and also for your viewers. Ajay ji, last week when I had come to your closing bell session,
मैं ये बोला था कि मार्केट इज नॉट बुलिश बट आई एम सुपर बुलिश ऑन मार्केट and my level was very clear. Nifty will go and test 16,000 level, which it made yesterday, and then we saw some late sell off. But however, structure को देखा है तो some crucial technical points I want to mention which I am seeing on my chart. पहला है तो जुलाई सीरीज को देखा है तो निफ्टी फ्यूचर्स लेवल आई एम रेफरिंग टू 1 जुलाई को देखा है तो निफ्टी फ्यूचर का लो है 15,510. Again, if you see on 4th of July, low is around 15,650. Yesterday का low देखो 15,750. Today's का low देखो 15,780. Last 4 days, low is getting higher and higher every day. And most important point, closing has always happened above 15,650. So I am very clear, till we close below 15,650. This market is not bullish but super bullish, and Maruti was one pick which I referred last time, and I said it will move to 8,500 to 8,800 level. Right now you have many more opportunities like Maruti. You have to be stock specific. Banks will outperform and it will continue to outperform. Stocks like right now Kotak Bank looks very very strong to me. FII favorite stock है, and I've seen consolidation to bottom formation patterns happening on chart. So Kotak Bank looks the top bet for me from current market price. Last time I was even recommending to ICICI Bank, Axis Bank and SBI. All these have already moved up enough. So for me, even now, I'm still bullish on private bank. Continue my bullishness on ICICI, Axis Bank and even SBI. But for me right now, Kotak Bank will be the top performer from current market price, and this market is further headed up. And also in the same patterns, if you see last 4 days, highs have been higher than the previous day high. So lows are higher than the previous day low for last 4 days. Highs are above the previous day high for last 4 days. Closing is above 15,650. All this tells to me market is very very bullish. And even if you see FII buying has started, crude is below $100 per barrel. What more you want? This market is just buy. ओके बिल्कुल राजेश रुद्रा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा वेट करने के लिए। सुशील केडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपकी क्रूड पे जो कॉल थी थोड़ा इसने सताया, थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन फाइनली धड़ाम से गिरा क्रूड। अभी आपने अपना प्रॉफिट टेकिंग शुरू किया है या नहीं, आप और नीचे गिरावट लगती है? देखिए, अभी बाजार जैसे हो रखे है ना, यहाँ पे कब खेलना और कब खेलना है इसके अंदर में कई दिनों का फर्क नहीं है, 2-4 घंटे में सारा खेल होने लगता है। तो बहुत राउंड्स प्रॉफिट टेकिंग के और स्टॉप लॉसेस के होते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और एक कॉल लग जाए तो ठीक है, वो तीर है, वरना सभी लोग उड़ता तीर हैं। तो बाजार है, अगली बॉल पे ध्यान देते हैं, पिछली बॉल पे लग गया, छक्का लग गया। तो अगली कॉल क्या ले रहे हैं आप, जिस तरह से बाजार पैन आउट हो रहा है? देखिए, इस वक्त बहुत बड़े कॉल लेने का समय नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। तो पूरी दुनिया का मनी और हनी इस वक्त है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स ने कल जो एक छापम छाप मचाई, एक नए भाव में गया, तो 100 पॉइंट ऊपर के भाव से अगर S&P 500 गिर गया और करीब 300 पॉइंट निफ्टी साफ हो गया था, तो S&P तो कल बंद होने के पहले वापस करीब सेम भाव पे आ गया, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी कल के हाइस के आसपास जाने का काम कर दिया। तो डॉलर इंडेक्स के कारण स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हुआ, यही सारांश है 2 दिन का, और डॉलर इंडेक्स के कारण ये कमोडिटीज बिल्कुल ढेर हो गए। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे, जो 2 छोटी वाली करेंसीज है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, काश मैं आपको इतने शॉर्ट फॉर्मेट पे शो पे सारी चार्ट्स दिखा पाता, तो संभव नहीं है। वो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स पे से ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर बहुत लॉन्ग टर्म बॉटम्स बना रहे हैं, और पावरफुल बॉटम्स बना रहे हैं, जहां से सब्सटैंशियल स्ट्रेंथनिंग इन दोनों करेंसीज की होगी। तो यूजुअली कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास में एक बड़ा ट्रेंड आने के पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, जो कि कमोडिटी प्रधान इकोनॉमीज हैं, इनमें पहले वो ट्रेंड आ लेता है। तो अगले 5-7 दिन में अगर कमोडिटीज में एक बड़ा बॉटम बन जाए, जिसमें मुझे लगता है एल्यूमिनियम ऑलरेडी बॉटम बना चुका है,
कॉपर अगले 1-2 दिन में बना सकता है, किसी 2-4 दिन में बना सकता है। तो बेस मेटल्स में पहले जो बॉटम बन रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ सेक्टर्स अब हमें आकर्षक लगने लग गए। स्टॉक चार्ट में भी नाल्को, हिंडाल्को, एनएमडीसी वगैरह में अब बाइंग के पैटर्न्स आने लगे। और ओवरऑल बाकी बाजार जो है, देखिए हमारा काम है पैसा बनाना और शांति से पैसा बनाना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही कुश्ती लड़ते रहें जरूरी नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी जब स्पष्ट पैटर्न्स देंगे, स्पष्ट चाल देंगे, तो उनमें ताकत लगाई जाएगी। तो हमारा काम है ऐसे पैटर्न्स को ढूंढना जहां अपसाइड बहुत ज्यादा लगता है, डाउनसाइड कम लगता है। तो बेस मेटल्स में वो परिस्थिति बनने लग गई है। एनबीएफसीज में, ज्यादातर एनबीएफसीज में, इवन इफ एक ये बेयर मार्केट रैली ही बने, 30 से 40% तक का उछाल आ जाए, तो मैं 5% की लड़ाई सिर्फ निफ्टी पे ही क्यों करूं? निफ्टी का काम रिस्क मैनेजमेंट है, इंट्राडे जॉबिंग करना है, वो इस वक्त हमारा ध्यान उस पर। और अब आते हैं अगर हम इंडेक्स पे, तो जब तक ये 16,100 के ऊपर निफ्टी नहीं चली जाती है, 15,600 वापस कभी भी किसी भी खबर पे, बात पे लुढ़क सकती है। डॉलर इंडेक्स का फाइनल टॉप नहीं लगता है अभी हुआ है, और 2-3 दिन ये परेशान कर सकता है। और उसके बाद जो घूमेगा बुरी तरह से, जैसे क्रूड गया 100 के नीचे 99 तक, तो ये डॉलर इंडेक्स में मेरे को लगता है कि 106 वाला 107 हो जाए, 7.5 हो जाए, पर इसे अब बहुत जोर से नीचे गिरना है। तो 2-1 दिन अपनी ताकत को संभाला जाए। खर्च नहीं होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और अगर ऐसा कोई बड़ा रिवर्सल आता है तो फिर 1000-1200 पॉइंट की निफ्टी की तेजी बन सकती है, वरना उसके पहले 400-500 पॉइंट के नीचे का झटका भी खाना पड़ सकता है। राइट, तो यानी यहाँ कोई रेंज आइडेंटिफाई नहीं करनी चाहिए। नीचे की तरफ भी रेंज पॉसिबल है और ऊपर की तरफ भी रेंज पॉसिबल। लेकिन एक जो आपकी बात से कन्विक्शन निकल कर आ रही है सुशील, की आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमोडिटी प्राइसेस, एटलीस्ट एल्यूमिनियम प्राइसेस, आपको थोड़े से यहाँ से उनका फॉल शायद अरेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बेसिस पे आप हिंडाल्को और एल्यूमिनियम, नाल्को, दूसरे काउंटर्स आप सजेस्ट करें। व्हाट अबाउट स्टील? स्टील पे आपका क्या कन्विक्शन बन रहा है? नहीं, एल्यूमिनियम पे मेरे शब्द ये नहीं था कि फॉल अरेस्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम बॉटम है, एल्यूमिनियम अब यहां से तेजी शुरू है, तो हम उसी पर फोकस करेंगे। भी स्टील के स्टॉक्स भी देखिए ओवरसोल्ड है, पर ओवरसोल्ड में भी अचानक से एक ही दिन में दे दिया टाटा स्टील 5% नीचे। तो फाइनल पैर बनने दीजिए, और स्टील के स्टॉक्स हम यहां से बेचने की सलाह नहीं करेंगे। इट्स टू लेट टू सेल स्टील स्टॉक्स, एंड मे बी इट इज स्टिल अ लिटिल अर्ली टू स्टार्ट बाइंग। हो सकता है उनमें भी अगला बॉटम बने और 5-7 दिन की बात हो। तो इस वक्त बेस मेटल के स्टॉक्स पे, नाल्को, हिंडाल्को पर फोकस है। ठीक है, नाल्को हिंडाल्को पर फोकस रहेगा। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स इंडेक्स पर नजरिया आप बता रहे हैं, लेकिन एनबीएफसी इस पर बातचीत करते हो। Q1 अपडेट्स के चलते हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी के साथ कामकाज दिखा है, शानदार Q1 अपडेट आता हुआ दिखा है। पहली तिमाही में अगर लोन देखें, करीब 60% के आप मूव वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखी है, 6 करोड़ के पार ये जाता दिखा है। बजाज ट्विंस परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? बजाज ट्विंस में देखिए सिर्फ एक रैली है। मैं चार्ट की पोजीशन और ट्रेडिंग होराइजन पे बात करूं, ये फंडामेंटल्स तो क्या है ना, जब चाल आ जाएगी तो फंडामेंटल्स अच्छे लगने लगेंगे, और चाल नीचे के आ जाएगी तो फंडामेंटल्स की बात बंद हो जाएगी थोड़े दिनों के लिए। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, महीने 2 महीने की, महीने 20 दिन की, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही इंडेक्स हेवीवेट भी है, और इनका डेल्टा जो है 100 रुपीज मूव ऑन और 1% मूव ऑन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हाउ मच दे विल मूव निफ्टी, दे मूव निफ्टी क्वाइट अ लॉट। तो मुझे लगता है दोनों में 10-12% की मैं रैली पकड़ूंगा। पर जो छोटे वाले, उससे एनबीएफसी है, LTF&H, या आप L&T के अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस भी ले लीजिए। तो इनमें मुझे 20 से 25% तक की उछाल दिखती है। और आप एकदम ही जो वाइल्ड मूव्स करने वाले एनबीएफसी है, मुथुट मन्नापुरम, जिनको कूट के आप कहां से कहां तक नीचे ले आए, पाताल नगरी में आ गए, ये इनमें हो सकता है 30 से 40%, 45% की भी अपस्विंग मुझे मिल जाए। सुशील, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के नंबर शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। इनकी भी ऊपर से अच्छी खासी पिटाई हो गई है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आपको एक कॉन्ट्रा बेट समझ में आता है, या आप इग्नोर उसको नहीं देखेंगे? अभी बेट बना हुआ है। इतनी उछल कूद और ऐसी अनिश्चितता के बीच में भी निफ्टी में शनह आईटी स्टॉक्स अब क्रॉलिंग अपवर्ड्स ही है, क्रॉल है। वो क्रॉल हो सकता है एस्केलेट हो जाए किसी अपवर्ड जंप में, किसी के नंबर्स अच्छे आ जाएंगे तो। पर अब आईटी स्टॉक्स यहाँ से बढ़ते ही लगते हैं, मीठी बढ़ती दिखती है, उनमें यहाँ से घटने का स्कोप नहीं दिखता है। तो अभी हम फिलहाल आईटी सीमेंट में भी 30-40% की मूव अगले 2 से 3 महीने के लिए पकड़ के चलिए।
और NBFCs और बेस मेटल्स, इन पर तेजी का ध्यान, और इंडेक्स पर रोज की रोज ट्रेडिंग करेंगे। चलिए, बिल्कुल सुशील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे टू यू। आगे बढ़ते हैं और अब राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईट नाउ स्वदेश पर। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ा, लेकिन बाजार में जिस तरह के सेंटिमेंट्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, देखिए 16,000 के नजदीक जाने की पूरी कोशिश, 16,000 को पार करने की कोशिश और अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर ट्रेड दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, Q1 अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बताएं आपके ट्रेडिंग पिक्स और बाजार पर आपकी स्ट्रेटजी। राजेश इधर अनम्यूट कर लीजिए। राजेश जी, आप शायद 16,000 की इस तेजी को बताने के चक्कर में भूल ही गए कि आपने अनम्यूट करना है अपने आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में हमें लगता है कि वीकली एक्सपायरी के चलते तो 16,000 के लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वहां पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग कल के सेशन में भी थी और आज भी देखने को मिली। तो हमें लगता है 16,000 के लेवल पे ही थोड़ा सा फोकस रहेगा। वो लेवल क्रॉस होने के बाद ही एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और फिर उसके बाद हमारे टारगेट 16,200 16,400 तक के। लेकिन अभी हमें लगता है कि डिप जो मिल रही है मार्केट में या जो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है, उसमें जो अपॉर्चुनिटी है बाय करने की वो है करीब 15,850 से लेके 15,830। ये निफ्टी फ्यूचर पे हमें लगता है ये एक अच्छा लेवल है। यहाँ इसके आसपास अगर निफ्टी आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉप लॉस जो है हमारे लॉन्ग साइड के ट्रेड को कैरी करने के लिए या डिप्स में बाय करने के लिए वो अभी हमने डिफाइन किए करीब 15,770 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस से हम बाय करने के लिए वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो डिप मिल रही है इसमें हम एक्सपेक्ट करें कि अगर यहाँ से 20-30 पॉइंट और निफ्टी में थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे या हमारा बाय का व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल है आज के लिए इंपॉर्टेंट वो है करीब 34,200 का। ये लेवल अगर होल्ड रहेगा तो यहाँ पे बाय का ट्रेड कैरी करेंगे। अगर 34,200 34,150 के लेवल को बैंक निफ्टी आज ड्यूरिंग द डे इसके नीचे फिसलता है तो फिर हमें लगता है 33,800 वो लेवल का वेट करना चाहिए। वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की। वहां से हमें लगता है 100-150-200 पॉइंट का और कट आते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, बट हमें लगता है जिस तरीके की वॉलेटिलिटी इंडेक्स में है तो अगर सही जगह पे बाय करेंगे तो वहां से हमें लगता है कि प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, डिप का वेट कर रहे हैं। अगर वहां मिलेगी तो हम वहां पे बाय करेंगे। स्टॉक्स में हम FMCG पे बुलिश है, उसमें हमें ब्रिटानिया यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का आज मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए दिख रहा है, स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकआउट प्रीवियस स्विंग हाई का आते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो राउंडी बॉटम फॉर्मेशन बन के उसका ब्रेकआउट हुआ और आज जिस तरीके से लॉन्ग एडिशन हुए, हमें लगता है ब्रिटानिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 3850 3870 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3740 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है SBI कार्ड का। ये स्टॉक का अगर हम वीकली और डेली सेटअप देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने आज के सेशन में किया है और जिस तरीके की बाइंग एक्शन बनी है SBI कार्ड में, स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है SBI कार्ड का जो मोमेंटम है यहाँ से 865 875 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 825 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक बाय करेंगे। तीसरा स्टॉक है कैश सेगमेंट्स में और उसमें हमें KNR कंस्ट्रक्शन का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज पूरे सेक्टर में ही बाइंग इंटरेस्ट बना है, लेकिन KNR कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन था, उसके बाद अब स्टॉक में जिस तरीके से लास्ट 2 वीक 3 वीक से यहाँ पे मोमेंटम बना है, हमें लगता है स्टॉक को यहाँ से बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 260 265 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए KNR कंस्ट्रक्शन भी बाय करने की सलाह है। ऑलराइट, ठीक है। KNR कंस्ट्रक्शन, SBI कार्ड और साथ ही आपने दिया ब्रिटानिया की बात करें तो इस वक्त आप सारे FMCG पैक को देखें ना, एक बार सेंसेक्स के FMCG पैक के कुछ स्टॉक्स को यहाँ हाईलाइट करते हैं जिनमें अच्छी खासी मूव है। ब्रिटानिया की तो अभी बात की राजेश जी ने, इसके अलावा आप HUL को देखें वो 3% स्टॉक है। सेंसेक्स पर मैं जो दूसरे स्टॉक्स FMCG पैक से देख रही हूँ, ज्योति लैबोरेटरीज वो लगभग 5% की तेजी आज उसमें है। गोदरेज कंज्यूमर में लगभग 5% की वहां मूव है। इमामी एक न्यूज का ट्रिगर जब था, एक न्यू लॉन्च था इनका, आई थिंक उसके बाद से ही, और इनफैक्ट पूरा FMCG पैक की आप इस वक्त तेज देख रहे हैं। और साथ ही मिसेस बेक्टर फूड। सो सारे FMCG पैक तो अच्छा खासा वाइब्रेंट दिख रहा है हमें और इसका एक रीजन भी हम तो क्लियरली बात कर भी रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, कमोडिटी यूजर्स हैं हैं।
और इनकी पैकेजिंग होती है क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट से और इनका इनपुट आता है एग्री कमोडिटीज से। इनफैक्ट रुद्रा से डिस्कस करते हैं। रुद्रा, एफएमसीजी इंडेक्स ने बड़ा ब्रेकआउट दिया आज, अगर आप हमारे को जरा अपने चार्ट्स में देख के बताएं। 4-5% अप मूव हमने सुबह ही बताया था कि आपको एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर गाड़ी पकड़ लेनी है। एक तरफ तो उनकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भाव नीचे आएगा, दूसरी तरफ उनके इनपुट नीचे आएंगे। लेकिन मितेश पंचाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुद्रा, आप बताइए किस पे बेट करनी चाहिए और जो पोजीशन ले चुके हैं ऑलरेडी और होल्ड करनी चाहिए क्या? इस समय क्या स्ट्रेटेजी होगी इन सब में? Yeah, Ajay ji, very similar question. Last time you had asked me on Maruti. Move has already happened. अभी hold करना है तो क्या करना है? Same view I am giving because chart pattern वही है. If you see Hindustan Unilever, look at the chart pattern after a consolidation of last close to 1 year. That is from last October to now July. About 10 months of consolidation. The stock has given clear breakout above levels of 2425. So 2425 का ऊपर आज ही क्लोज दिया है and this Hindustan Unilever chart above 2425 looks very very strong. I won't be surprised to see 2800 on Hindustan Unilever. It is not time to book profit, but time to buy more and more of Hindustan Unilever. Even at current market price, I would recommend a buy on Hindustan Unilever. Positionally, take long even in futures. Look at targets of 2800 to come, might be in a span of 1 to 2 months, and have a strict stop loss for this trade at around 2350. सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर को जरा आप स्टडी करें। सिगाची इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित राज सिन्हा। खबर यह आई है कि सिगाची इंडस्ट्रीज एक नए एरिया में फोरे कर रही है, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स। काफी हाई मार्जिन एरिया है और ये बताने के लिए पोटेंशियल क्या है। इन्होंने अभी एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहां बिग HNI और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सिन्हा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो नए एरिया में आप फोरे कर रहे हैं, ये कितना बड़ा बन सकता है आपके बिजनेस के रेवेन्यू में नेक्स्ट 2-3 साल में? नेक्स्ट 2-3 साल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट B2B सेगमेंट, प्रीमिक्स सेगमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री में हम 20% मार्केट शेयर ग्रैब करें। सो नेक्स्ट 2-3 साल में एटलीस्ट 20 से 25% अपना रेवेन्यू सेगमेंट न्यूट्रिशनल से रहेगा। किस तरह का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को आप टारगेट लेके चल रहे हैं इंटरनली नेक्स्ट 2 साल में? यस, अभी हम लोग का काफी केपेक्स एक्सपेंशन चालू है सर, एंड अगले 4th क्वार्टर में, इसी साल के 4th क्वार्टर में हम लोग का कंप्लीट एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा और कमीशनिंग स्टेज चालू होगा। एंड अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाई देगा। आप नंबर टर्म्स में बताएं, आप नेक्स्ट 2 साल में क्या रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट लेके चल रहे हैं माइंड में? सो सर, हम लोग का जो CAGR ग्रोथ रहा है, वी एक्सपेक्ट टू बी एटलीस्ट मेंटेनिंग दैट, इफ नॉट बेटरिंग देन दैट। कम से कम पिछले 2 साल का जो हमारा ग्रोथ चल रहा है वो तो हम मेंटेन कर ही लेंगे। 2219 ये 2022 में 250 करोड़ के रेवेन्यू पे आपने 40 करोड़ का पैट किया था। दैट्स राइट सर। तो 2 साल में आपको लगता है 50% बढ़ेगा यहाँ से? हाँ, 50% डेफिनेटली बढ़ेगा सर 2 साल में। आई एक्सपेक्ट दैट इट शुड एटलीस्ट बी क्लोज टू डबल। तो ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने, 2 साल में आपका रेवेन्यू डबल होगा और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन भी करते हैं तो आप यहां से करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आप कर सकते हैं और 500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आप कर सकते हैं। तो 100 करोड़ के प्रॉफिट पे 800 करोड़ का पी, तो 2 ईयर फॉरवर्ड 8 के पी पे अवेलेबल है कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए सिन्हा साहब। चलिए शिफ्ट करते हैं फोकस। इसको ये छोटी कंपनी है, इन्वेस्टर के रेडार में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको मैनेजमेंट को आपने सुना किस तरह ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबलिंग इन नेक्स्ट 2 इयर्स, इसको आपने रेडार पे रखे। लेकिन शिफ्ट करते हैं फोकस प्रियंका, एफएमसीजी के पीछे कुछ फैक्टर्स को जानेंगे। हमारे साथ विनी बैठी हुई है, हमारे साथ स्टूडियो में वेट कर रही है कि एफएमसीजी पर आई एम श्योर विनी, जिस तरह से हम बात देख भी रहे हैं, पहले तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कूल ऑफ हुए, अब उसके बाद अब बड़ा जो बात है यहाँ पर कि क्या दाम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स घटा रहे हैं, नहीं 1 राउंड ऑफ टेक तो वो कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर वैल्यूएशन के लिहाज से आप ये हमें थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि कितना एक्चुअली इनके लिए ईज ऑफ हुआ भी है, कमोडिटी प्राइसेस जो कूल ऑफ हुए हैं, अगर हमें
कंपैरेटिव एनालिसिस बनाना चाहे। सो ओवरऑल देखे तो लास्ट 1 मंथ में पहले पाम ऑयल की बात करते हैं, वो मेन प्रोडक्ट होता है मोस्ट एफएमसीजी कंपनीज, HUL, ब्रिटानिया, इन सब की बात करें तो 20 to 25% उनके रॉ मटेरियल आते हैं पाम ऑयल से। तो उनकी कॉस्ट वहां पे काफी ही कम 40% रिडक्शन इज अ बिग रिडक्शन। तो उस रिडक्शन की वजह से अभी कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स ली चुकी है, ऑलमोस्ट 8 to 10% डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, डिफरेंट रेंज, वो प्राइस हाइक ले चुके हैं। तो अब क्या हो रही है, ये करेक्शन की वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा उनके मार्जिन्स पे। इजी पास ऑफ नहीं होता है उनके मार्जिन्स, जहां पे उन्होंने प्राइस रिडक्शन इज नॉट पास्ड ऑफ इजीली, वो मेन फैक्टर है कि प्राइस रिडक्शन इजी पास ऑफ नहीं होता है। तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट आएगा अभी मार्जिन्स में। और नॉट ओनली पाम ऑयल, व्हीट देखे, शुगर देखे, इन सब की प्राइसेस भी कम हो चुकी है, अराउंड 20 to 30% इन द लास्ट 1 मंथ। तो ये बेनिफिट श्योरली इन एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि पाम ऑयल प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, इन सब की कमी होने की वजह से एंड देयर रेंज ऑफ यूजेज जो होती है 10 to 15% यूज होती है व्हीट और शुगर, एंड पाम ऑयल 20-25% होती है उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट में। ऑलराइट, तो 40% तो पाम ऑयल यूज होता है, बाकी 20-25% दूसरे कंपोनेंट्स। और यहाँ जब ईज आउट हुआ है, एक प्राइस हाइक ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अलावा अब फर्दर कूल ऑफ द प्राइस भी एक तरह का उनके लिए इनविजिबल प्राइस हाइक है यहाँ पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया विनी इस पूरे अपडेट को इतने सिंप्लीफाई में समझाने के लिए। तो यही रीजन है कि हम सारे एफएमसीजी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, अच्छे खासे एक्शन में। ब्रिटानिया हो, GSPL हो, HUL, ज्योति लैब्स, इमामी, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा करते हुए, परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी इनमें स्ट्रीम काफी बाकी है, जिस तरह से एक्सपर्ट से हम बात करें, अभी भी आप HUL और ब्रिटानिया पे कॉल ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अभी अभिनीश रॉय से बात कर रहा था, एडलवाइस के एफएमसीजी एनालिस्ट है। उन्होंने कहा, मुझे बताया कि इन्होंने जितना भी प्राइस हाइक लिया है ना, उसमें 10% ये रोल बैक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कभी भी रोल बैक नहीं देखे हैं। क्या करती है कंपनी कि कहती है ग्रामेज बढ़ा देंगे, हम आपको 1 किलो में पैसे जितने चार्ज कर रहे थे, अब आपको 1.25 किलो दे देंगे। भाई उनकी वॉल्यूम ग्रोथ हो गई, राइट, उनकी वॉल्यूम ग्रोथ और बायर ही मान जाता है, चलो ठीक है कुछ डिस्काउंट मिल रहा है ना, बिल्कुल, तो प्राइस हाइक भी आ गई, वॉल्यूम ग्रोथ भी आ गई। तो इसलिए ये कंपनी पूरी रिलेट हो रही है। और ये मत भूलिए, HUL के लास्ट 1 साल का चार्ट देखिए, सब 20-25% गिरे हुए हैं टॉप से, इसलिए भी वैल्यूएशन भी ज्यादा कंफर्टेबल है। वरना ये सारे पॉकेट जो है कभी सस्ती मिलती नहीं है। ये देखिए 52 वीक्स में नो रिटर्न, इसलिए यहाँ पर रिबाउंड आ रहा है। तो इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स हो गए कंप्लीटली। और इनफैक्ट अभी जो Q1 अपडेट्स आना शुरू हुए हैं, चाहे फिर वो एफएमसीजी प्ले पर ही हो, ऑफ कोर्स कमोडिटी कूलिंग एक इम्पैक्ट है, साथ ही कई सारे फैक्टर्स जो कि एफएमसीजी को काफी हद तक सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर के Q1 अपडेट्स जो कि आ जाते हुए दिखे, उन पर भी रडार फोकस है, और उन्हीं के चलते आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी पॉजिटिव कमेंट्री वहां से भी आती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एडिबल ऑयल पर फोकस यहाँ पर लगातार बना हुआ है। सरकार ने कंपनियों को 1 हफ्ते में खाने के तेल यानी कि एडिबल ऑयल के दाम जो है वो घटाने को कहा है। पूरी डिटेल्स और इसके मायने क्या है एक बार समीर से समझते हैं। समीर, गुड आफ्टरनून, बताएं, एडिबल ऑयल प्राइसेस में डाउन ट्रेंड एक बार दिख चुका है, फिर से अब सरकार ये कह रही है कि 1 हफ्ते में आप फिर से दाम घटाएं कंपनियों को। सारी जानकारी आपके पास क्या है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, खाने के तेल की कीमतों को लेकर के ये बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि सरकार ने तमाम एडिबल ऑयल कंपनीज को साफ तौर पे हिदायत, ये निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें तेल की कीमतों को रिटेल मार्केट में कम करना होगा और 10 से 15% तक ये कमी लानी होगी। और अगर रुपए के लिहाज से देखें तो तकरीबन 10 से 12 रुपए की कमी कच्चे तेल की कीमतों में खाने के तेल की कीमतों में आ सकती है, और ये कमी अगले 1 हफ्ते में लानी होगी, यानी कि ये आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी कर रहे थे, और उसमें एडिबल ऑयल कंपनीज और साथ ही साथ इंपोर्टर्स शामिल थे। और उनसे साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो एडिबल ऑयल के जो रेट हैं रिटेल मार्केट में, वो उसमें कमी लाएं। और उसके पीछे का तर्क यही है कि अभी जो स्थिति है, खासकर जो ग्लोबल स्थिति है, मसलन जिन कंट्रीज से भारत इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल, वहाँ पर स्टॉक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डोमेस्टिक सिचुएशन भी इस पैमाने पर काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। लिहाजा सरकार का ये कहना है कि भले ही पिछले 2 से 3 महीनों में जो एडिबल ऑयल की कीमतों में 8 से 10% की कमी आई हो, लेकिन अभी भी स्कोप है, संभावना है कि 10 से 12 रुपए और कमी लाई जा सकती है। और इस कदम का मतलब ये है कि जो एंड यूज़र है, ग्राहक है, उसको एडिबल ऑयल की कीमतों में गिरावट मिलने के साथ ही कुछ राहत मिलेगी, खासकर महंगाई के ऐसे बढ़ते प्रकोप के बीच में। जी
ओके, तो 10 से 15% और एडिबल ऑयल की कीमतों में कटौती आती हुई दिख सकती है। एक बार प्राइस कट आया है और कटौती के यहाँ पर निर्देश सरकार की तरफ से कंपनियों को मिल चुके हैं। सभी शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मितेश पांचाल भी है। मितेश, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स पर अपना नजरिया, ट्रेडिंग पिक्स, बाजार पर आपकी रणनीति क्या है, आउटलुक क्या रखते हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून। बेसिकली बाजार जो है, जो 14,500 से 14,800 से हमने जो तेजी देखी है, उसमें हमारा मानना यह है कि रेगुलर इंटरवल पे बहुत ही सारे हर्डल है। पहला हर्डल था 15,500 का, जो सक्सेसफुली क्रॉस किया। दूसरा हर्डल था 15,800, जहां पे हमने थोड़ी हिचकिचाहट देखी, और अल्टीमेटली 16,000 और 16,250, ये दो अभी और हर्डल है जहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन नेट आई थिंक तेजी का रुख बाजार में जारी रहेगा। 16,000 और 16,250 ये दो अहम पड़ाव है, जो क्रॉस होने के बाद जो तेजी आएगी बाजार पे, वो सस्टेनेबल होगी। तब तक हमको, जब तक 16,250 क्रॉस नहीं होता, तब तक एक बिकवाली का माहौल रहेगा, जहां पे इंट्राडे पे बिकवाली दिख सकती है। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी जब तक 34,500 का लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक एक इंट्राडे में बिकवाली हो सकती है। लेकिन नेट जिस हिसाब से लगातार डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है वो बाजार ने क्रॉस किए हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि बाजार ये जो बढ़त है वो जारी रखेगा, और अल्टीमेटली जो सौदा है वो तेजी का ही होना चाहिए। सिस्टम और मेथड के ऊपर हम काम करते हैं, आपको पता है, तो उसके हिसाब से ये सेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंगली बेरिंग सेक्टर पूरा का पूरा हमारी बाइंग लिस्ट में आया है, और उसमें हमारे दो प्रिफर्ड पिक है। पहला है एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया का अगर चार्ट देखें तो लगातार 2,921 से हमने तेजी देखी है, और वीकली चार्ट के ऊपर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। तो अगले 3 से 6 महीने के लिए एसकेएफ इंडिया में, एसकेएफ बेरिंग या एसकेएफ इंडिया में पोजीशन लेने की एक सलाह रहेगी। 3600 के स्टॉप लॉस के साथ 4200 4500 का एक टारगेट रहेगा। ये एक ट्रेंड रिवर्सल है बेरिंग सेक्टर में, और अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमको ये सेक्टर में आते हुए दिखेगा। दूसरा जो है वो है स्कॉफलर का शेयर। तो स्कॉफलर भी हमें करंट लेवल से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, ये भी बेरिंग सेक्टर से ही है, और कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि उसका जो ऑल टाइम हाई है 2488 वो क्रॉस होगा। तो कहीं ना कहीं 2250 2250 के स्टॉप लॉस से स्कॉफलर में भी एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसमें 2500 और 2600 के टारगेट्स रहेंगे। तो बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड हमारे हिसाब से बेरिंग सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अगले 3 से 6 महीने में देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा एरिया लिया है शैफलर, एसकेएफ, एनआरबी, बेरिंग्स, इनमें काफी एक्शन है, और फंड मूवमेंट भी है, फंड का फ्लोज भी जा रहा है। तो ये सिस्टम और मेथड के हिसाब से मितेश बता रहे हैं। इनफैक्ट रुद्रा, मैं आपसे कैपिटल गुड स्पेस पे एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, वो है एबीबी। ऑलमोस्ट डेली एबीबी जो है नए लेवल्स को देख रहा है, और इसमें लोग राइट भी, आज भी देखिए 5.5% अच्छे वॉल्यूम के साथ 2500 के आसपास आ गया है। हमने काफी दिन से इसको फॉलो कर रहे हैं। एबीबी सीमेंस में 10% एक हफ्ते में, क्या बात है। आप किस पे बैट करेंगे, सीमेंस और एबीबी में? अजय जी, एबीबी अगेन आज क्लियर ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पर। वॉल्यूम एक्शन इज आल्सो वेरी पॉजिटिव बिकॉज प्राइस अपमूव इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। दिस टेल्स टू मी दैट द ब्रेकआउट इज अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट एंड डेफिनेटली नॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट। मैं एबीबी को क्लोजिंग बेसिस में, इफ इट क्लोजेस अबव 2470, अभी भाव है 2490 है, 2470 का ऊपर क्लोज हुआ तो आज एबीबी कंसीडर्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय। मोमेंटम है स्टॉक में, एंड दिस स्टॉक कैन head towards higher levels of around 2,800 rupees from here. So a clear buy for ABB at current levels. तो चलिए एबीबी क्लियर बाय यहाँ पर करंट लेवल्स पर। इनफैक्ट ये तमाम स्टॉक्स जो है लगातार हमारे रडार पर है, और हम टैप भी कर रहे हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं। लेकिन क्रूड में जो एक करेक्शन है, डाउनफॉल देखने को मिला है। राजेश जी, टायर स्टॉक्स भी फोकस में है, और टायर स्टॉक्स के रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स की अगर बात करें, क्रूड का इंपैक्ट वहां पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक बार मिड कैप टायर स्पेस की अगर बात करें, आज फोकस में ये भी है। इन स्टॉक्स को आप कैसे देखते हैं? और टायर स्टॉक्स में अगर आप कोई पिक करना चाहें, अपोलो टायर्स देखिए करीब 3% के अपमूव इस वक्त दिखा रहा है, जेके टायर्स भी 4% तक की तेजी दिखा रहा है। तो बिल्कुल देखिए मानसी जी, मोमेंटम तो बना है, करेक्शन के चलते
बेनिफिशियरी स्टॉक्स में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो इसमें जेके टायर का सेटअप यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 8-10 दिन में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन करके अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है मिड कैप में जेके टायर को यहाँ पे फोकस में लिया जा सकता है। जिस तरीके का आज सेटअप बने उसमें हमें लगता है कि स्टॉक अगर आज 105 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका इमीडिएट बेसिस पे जो आना चाहिए करीब 116 से 120 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से 103 के स्टॉप लॉस से जेके टायर बाय किया जा सकता है। अगर हम F&O स्पेस में जाएं तो वहां पे हमें बालकृष्ण इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से इसके सेटअप बन रहे हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब यहाँ पे स्टॉक में अगर 2240 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक में 2320-2350 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम करीब 2160 के आसपास। तो चलिए यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय। इनफैक्ट प्रियंका, लास्ट वीक जब हम नितेश से बात कर रहे थे उन्होंने टायर स्टॉक्स पर अपनी राय दी थी और पॉजिटिव नजरिया बताया था। राइट, तो यानी आप कहीं ना कहीं उन्हें आइडेंटिफाई हो गया था कि टायर स्टॉक्स में आपको एक मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन ये स्टॉक्स पिछले सीरीज में भी अच्छे चले थे, लेकिन क्रूड का जब यहाँ क्रूड एज अ कंपोनेंट यूज होता है, इन स्टॉक्स को फायदा होता है। और वी मस्ट कांग्रेचुलेट यू मितेश, आपने MRF और आई थिंक एक और MRF आपकी कॉल थी या सीएट थी आपकी? बालकृष्ण MRF बालकृष्ण थी आई थिंक। नितेश? यस, 3 कॉल थी। पहला था MRF, दूसरा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और तीसरा था सीएट। और जो प्रियंका जी आपने लास्ट शो में भी बोला था कि कहीं ना कहीं मेथड और सिस्टम का जो नजरिया है वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, और यही हमारी कोशिश है कि जहाँ पे एक साइड पे अच्छी सी रिसर्च डेली कॉल्स पे मिल रही है हमारे दर्शकों को, तो वहां पे भी सिस्टम और मेथड आपको वेल इन एडवांस फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। अगर आपने देखा होगा तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था MNC फार्मा स्टॉक्स को, और अभी आप देख रहे हैं ABB और एस्ट्राजेनेका फार्मा हर एक एनालिस्ट के रडार पे है। हमने आज से 1-1.5 महीने पहले डिस्कस किया था पूरा टायर स्टॉक्स को, आज सबकी रडार में ये है। और आज हमने डिस्कस किया है पूरे बेरिंग स्टॉक्स को, SKF है या फिर स्कॉफलर है या फिर NRB बेरिंग है। आज से 1-1.5 महीने के बाद ये भी जो स्टॉक्स है वो पूरे रडार पे रहेंगे। तो यही एक कोशिश रहेगी कि बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो हम ले सके, और कहीं ना कहीं मेथड ये सेंस करती है कि स्मार्ट मनी जो है वो कहाँ पे फर्स्ट जा रहा है, और यही हमारी कोशिश रही है कि हम दर्शकों को अल्टीमेटली ऐसी रिसर्च दें। बिल्कुल, ये तो हितेश खैर हम NRB बेयरिंग और SKF बेयरिंग स्टॉक्स हम इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से हम भी बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो कैपिटल गुड्स का एक पार्ट है, और कमोडिटी नीचे आने से कैपेक्स साइकिल मोमेंटम भी है जो हितेश बता रहे हैं। रुद्रा, ये मिड कैप और लार्ज कैप IT, इनफैक्ट TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, हालांकि 1400 वाला 1500 हो गया इन्फोसिस, 2-3 दिन में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। पिटे हुए स्टॉक्स हैं यहाँ पे, क्या आप रेकमेंड करेंगे एक पोजिशनल 2-3 दिन का ट्रेड? Ajay ji, very important question you have asked on IT, and result season is just getting kicked off with TCS, and chart patterns are telling me definite bottom formation is happening in IT. As a trader, I may not buy IT as a momentum pick, but definitely you can't short at current level. मैं ये कहना चाहता हूं कि if I say don't short, that does not mean go long. IT will make some amount of time-wise correction now. Price-wise correction is already done. And if I have to pick the best IT stock, I would rather go with Infosys than TCS. Infi looks very strong on the chart. Bottom formation is definitely seen. 1465 can be the stop loss to go long. Current market price, maybe you can start buying Infosys. And I have a target of around 1600 to 1630 on IT. And some more important point on market I want to mention. Ajay ji, dekho, when Reliance tanked around 10%, even then Nifty did not fall. We had a recovery. Everyone spoke about it. But today, please observe Reliance. Reliance is down close to 0.6 to 1%, but Nifty is up 165 points. That means what? Without Reliance also, if Nifty is outperforming, that means the strength in market is very high. Banks are now supporting market, autos are supporting market, FMCG is supporting market, capital goods are supporting market, and IT and metals are showing time-wise correction, and bottom formation is happening in these two space.
This clearly tells to me that this market is just a buy. Another very important point, RJ Originals, ET Now Swadesh पर क्या आता है? I'm a big fan of RJ Original, and even yesterday we all celebrated 62nd birthday of Rakesh Jhunjhunwala, and RJ always says economists are different from market investors and traders. You have to understand this, and RJ clearly tells economist will always see as of today what the numbers are, but market always sees ahead. What is 3 months down the line, 6 months down the line, the expectation that has to be kept in mind, not today's fundamental. So market is a future looking animal. I am very bullish on market, and everything is a clear buy. And some more stocks which I like right now are Tata Communication. Z is also another counter which can do very good. Tata Motor can do very good from current level. PSU Bank, say Can Bank is looking very good. Look at the move in Bajaj Finance already, which we spoke last time. Look at the move already in Maruti, M&M, Hero MotoCorp. IT as well as metals are now making bottom formation. All this tells to me, don't see today's fundamental. Market is a future looking animal. Long way to go ahead. Mid and small cap, further up move will happen. All long term investors, you cannot wait for any more time better than this. Just buy. योर मैसेज वेरी राइटली करेक्ट, बाय यहाँ पर है सुपर बुलिश रुद्रा, और जिस तरह से सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को यहाँ नोटिस भी हम कर रहे थे। तो आईटी और मेटल जहां पर थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन यानी टाइम वाइज करेक्शन के दौर में है, एक बार कुछ स्टॉक्स को एक क्विक रन देते हैं, क्विक चेक देते हैं। बीएसई पर मैं कुछ स्टॉक्स चेक कर रही थी, परसिस्टेंट लगभग 3% की तेजी। आईटी स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, आईटी रिजल्ट्स टीसीएस से पहले इन कौन से स्पेसेस हैं जहां आपको मूव दिख रही है? एक और बीएसई में टेक स्टॉक जो हमें दिख रहा है वो है एम्फेसिस पे भी आपको 2% की, और माइंडट्री 1.25% की तेजी, साथ ही टीसीएस अब आपको 1.25% तेज दिखाई दे रहा है। तो एक चीज तो बहुत कंसिस्टेंटली दिखी है, अगर लार्ज कैप आईटी फिर भी थोड़े से म्यूटेड परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन आपको मिड कैप आईटी में कुछ ये काउंटर्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे लेकिन परफॉर्म जरूर किया है। और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर ही एक और व्यू जो हमेशा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आता है, संजीव बसीन जी का 3 बज गए, उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि वो क्या इस वक्त बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर। संजीव जी गुड आफ्टरनून। देखिए आपके स्टॉक्स की बात हो रही थी, आपके पसंदीदा स्टॉक्स की बात हो रही थी, परसिस्टेंट आपको बहुत पसंद आता है, आपने आज थिंक मॉर्निंग में कुफोर्ज दिया था, साथ ही आपने माइंडट्री पर आप हमेशा बात करते हैं। आईटी पैक की हम बात कर रहे थे, आपका व्यू एक बार फिर से व्यूअर्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी भी आप बुलिश है ना इन पर कि ये परफॉर्म करेंगे बिफोर द नंबर्स? अब तो समय भी है खरीदने का कि अब टीसीएस के नंबर्स शुरू हो जाएंगे, तो एक गाइडेंस मिड कैप आईटी के लिए भी होगी। बिल्कुल अगर नहीं लिया तो ले लेना, क्योंकि आपको इसी चेष्टा में मत रहना कि आज 3-4% बढ़ गए, बिकॉज दे आर गोइंग टू गो अप 20%। द बिजनेस इज डूइंग फाइन, एंड ये जो इन्फ्लेशन का थ्रेट है अगर वो मॉडरेट होता है, एट्रिशन विल फॉल एंड सो ऑन। तो कोई दो राय नहीं, आई थिंक आईटी इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टू बाय। द रुपी इज अ टेल विंड, और उसके इससे अच्छा कोई समय उनके लिए हो नहीं सकता। कोफोर्ज आपको सुबह 3520 में कहा था, 3640 बिक गया। और उसके अलावा आपको मैंने अडानी पोर्ट दिया था, टाटा केमिकल आउट परफॉर्म है। कुछ दिन पहले आइशर मोटर बड़ी जोर से कहा था, तो 2725-30 2910 बिक गया। और एसबीआई कार्ड वो 700 वाला 850 हो गया। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी, स्वीट स्पॉट में आईटी स्पेस है, एंड सो इज एफएमसीजी में लगातार न्यूज फ्लोज भी आ रहे हैं, और एफएमसीजी में एक रिबाउंड भी हम देख रहे हैं। इन स्टॉक्स पर भी एक बार अपनी राय बताएं। बिल्कुल मानसी जी, और मेरा पिक भी आज एफएमसीजी से ही है, तो आप कहें तो मैं शुरू करूं। मेरे पे सब में पॉजिटिव हूँ। गोदरेज कंज्यूमर देखिए न्यू हाई हो गया, 630 रुपए पे कहा था कि गोदरेज 4 डिजिट में जाएगा, और अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और अब आपको ऐसा स्टॉक दे रहा हूँ जो फिर 4 डिजिट जाने के लिए तैयार हो रहा है। आप कहें तो मैं शुरू करूं। ईगर टू नो संजीव जी, बताइए। टाटा कंज्यूमर द बेस्ट प्ले, इवन इट इज मोस्ट रीजनेबल FMCG स्टॉक फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा, और इसने कुछ भी नहीं किया। ये 850 रुपए जाएगा, अभी इसका भाव है 745-46, 726 रुपए का स्टॉप लॉस, 800 रुपए का टारगेट। और दूसरा पिक मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट बैंक, जहां कासा निम नेट इंटरेस्ट इनकम विल बी हाईएस्ट, 3375 में लीजिए, 33 का स्टॉप लॉस, 35.5 का टारगेट।
बहुत ही शानदार कॉल आपकी टाटा कंज्यूमर पे और गोदरेज कंज्यूमर पे आती हुई। संजीव जी शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है। M&M फाइनेंशियल्स, राजेश, M&M फाइनेंशियल्स लैग कर रहा है थोड़ा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दोनों इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट टाइप के चीजों की फाइनेंसिंग करते हैं और पहले 3-4 दिन से श्रीराम ट्रांसपोर्ट चल रहा था वन साइडेड। आज M&M फाइनेंशियल की लग रहा है बारी आ गई है। जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ में लिया है इसको, हमने बात भी की थी सुबह, क्या लग रहा है लेवल्स? अजय जी देखिए, M&M फाइनेंशियल का अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन 192 के आसपास अब यहाँ पे अप्रोच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वो लेवल अगर सरपास होंगे तो स्टॉक में फिर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट जो कि वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिखेगा और फिर स्टॉक में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो करीब बनेगा 215-220 के आसपास का। तो पोजीशन जिनकी बनी हुई है अभी बिल्कुल होल्ड रखे पोजीशन को, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में स्पेशली स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी है। और अगर हम देखें डेली सेटअप में तो पिछले 3-4 सेशन से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। स्टॉक ने अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो M&M फाइनेंशियल के हमारे पोजिशनल टारगेट 215-220 तक के हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब रखेंगे हम करीब 180 के आसपास। साथ में अगर हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट को देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे बेस बिल्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिख रही है। स्टॉक में अगर पिछले 7-8 वीक का सेटअप देखें तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी बनी है। प्राइस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हो चुके हैं। हमें लगता है 1255 ये स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट रहते हैं तो स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1360 से 1370 तक का। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे भी हमें लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ओके, तो चलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, M&M फाइनेंस, इनफैक्ट श्रीराम ट्रांसपोर्ट में तो अपमूव्स हमने लगातार देखे, लेकिन M&M फाइनेंस अब लगता है बारी आती हुई दिख रही है। मजबूती के साथ ट्रेड्स यहाँ पर जरूर दिख रहे हैं। इस बीच रुद्रमूर्ति, आपसे हम राय जानना चाहेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स पर, और ऑफ कोर्स शानदार Q1 अपडेट आते हुए दिखे हैं। Q1 बेसिकली अगर रियल एस्टेट कंपनियों के कारोबार के लिए देखें चैलेंजिंग होता है, बावजूद इसके हमने देखा Q1 अपडेट्स इतने मजबूत है और मैक्रोटेक डेवलपर्स इसी के चलते अब लगातार फोकस में भी आज के सत्र में 8 से 9 बजे में आज सुबह जब अपडेट आते हुए दिखे उसके ठीक बाद बाजार खुलने पर 3% की तेजी और 5% के अपमूव्स दिखा रहा है। रियल एस्टेट स्पेस में आपका नजरिया भी आप बता सकते हो, साथ ही मैक्रोटेक पर भी अपनी राय दें। Yeah, Mansi ji, Macrotech definitely looks a strong counter. Yeah, Mansi ji, Macrotech definitely looks a strong counter, and real estate as a pack has been expected to perform, and many of them are looking at on the radar, but it has not given that expected up move. मेरे को Macrotech पर immediate resistance ये स्टॉक का है around 1115, 1120. A close above 1120 can give a momentum buy on Macrotech, but for investment and for portfolio kind of a stock, I would definitely recommend Shobha. Shobha looks good for an investment or for a portfolio kind of a pick. Rounding bottom formation on chart patterns are clearly seen, and मेरे को शोभा को करंट प्राइस में भी बाई कर सकता है, और एनी डिप्स टू 540 विल बी अ very good buy, and I will be looking for a target of around 750 to 800 on Shobha, and it is a good buy for investment purpose. Whereas Macrotech developers wait for a close above 1120 and then look at long position. ठीक है, ऑलराइट। तो यानी रियल एस्टेट स्पेस पे दोनों स्टॉक पसंद आते हैं यहाँ रुद्रा को। एक बार कुछ और स्टॉक्स ले लेते हैं। वर्लपूल हो या फिर हेवल्स हो, हम देख रहे हैं ये भी कमोडिटी यूजर्स हैं, इनमें भी आपको अच्छी मूव दिख रही है। मितेश, इस स्पेस पर आपका क्या व्यू रहेगा? कमोडिटी यूजर्स जाहिर तौर पर फंडामेंटल रीजन भी बहुत क्लियर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कूल ऑफ हो रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस दाम नीचे आए हैं। हेवल्स हो, वर्लपूल हो, हालांकि ये एक लेग ऑफ रनअप दिखा चुके हैं। जब गर्मी वाली न्यूज आई थी 120 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, उसके बाद थोड़े म्यूटेड रहे। अब आपको क्या लग रहा है, कैसी चाल दिखा सकते हैं सारे स्पेस, और कितना तक के अपसाइड देख सकते हैं स्पेस में? अगर हेवल्स की बात करें तो हार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन है, और कहीं ना कहीं जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था 1120 1130 का, वो सक्सेसफुली स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से अभी हेवल्स जो है वो नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा, और आज का जो अपमूव है क्लोज टू 3.5% का 1200 के करीब स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 1195-1200 के बीच में, तो मेरे हिसाब से ये प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है डेली चार्ट के ऊपर, और कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड है। कहीं ना कहीं 1250-1300 की रेंज में
ये स्टॉक जाएगा और इसकी री रेटिंग होगी, टेक्निकली मेरे हिसाब से जो इमीडिएट हर्डल आता है वो कहीं ना कहीं आता है 1350 का, जो हाई था 29 ऑफ जनवरी 2022, टू बी वेरी प्रिसाइज 1344.70। तो 1350 का लेवल एक बार क्रॉस होगा, उसके बाद हम एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होंगे और कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक्स जाने की क्षमता रखता है। तो जो वाइट गुड्स कैपिटल स्पेस है उसमें से मेरे हिसाब से हैवेल्स में एक करंट लेवल के ऊपर बैट ली जा सकती है। तो आप 1350 तक की बात कर रहे हैं मितेश, इसका मतलब ऊपर के लेवल तो पॉसिबल है, लेकिन अभी तो हम 1200 के भी नीचे है। आई रिमेंबर राजेश, कल आपने भी एक कॉल दी थी, आपका क्या टारगेट था? जी बिल्कुल प्रियंका जी, 1160 के आसपास हमने इसको बाय दिया था। 1200 से 1220 तक के ट्रेडिंग टारगेट हमने हेवल्स पे सुझाए थे। ऑलमोस्ट अभी ये 1198 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। टारगेट के 1200 पहला टारगेट, और मितेश को तो 1350 के बाद भी इसमें स्ट्रीम दिखती है, तो यानी अच्छी खासी मूवमेंट आप व्हाइट गुड स्पेस में हेवल्स पर नजर जरूर रखें। इस स्टॉक को हम देख रहे हैं लगातार परफॉर्म करें। कैपिटल गुड स्पेस पे भी आपने आई थिंक कल BTST एक कॉल दी थी राजेश, सीमेंट्स पर दी थी, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है एक बार, क्या आपकी टारगेट के पास है? मोमेंटम बना है सीमेंट्स में, और जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में जो तेजी बनी है, ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लगता है कि अब स्टॉक को यहाँ से अभी भी होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद बनते हुए दिख रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम 2680 से 2700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि अभी स्टॉक 3-3.5% है, तो BTST ट्रेडर है जो प्योरली BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, उनके लिए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन जो पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड किया जा सकता है। 2600 का स्टॉप लॉस रखें और 2700 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। सीमेंट्स स्टॉक है जो राजेश पालविया यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं, 2700 तक के टारगेट, और आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले रुद्रा भी सीमेंट्स पर एक कॉल दे रहे थे। तो मानसी, स्पेसेस तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं आपको, कैपिटल गुड स्पेस बात करें, आप ऑटो पे बात करें, बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं बैंक्स एंड NBFCs हो। डेफिनेटली, इनफैक्ट हैवेल्स की आप बात कर रहे हैं, लगातार हैवेल्स जिस तरह से राजेश जी ने अपना नजरिया दिया, मितेश ने अपनी राय बताई अभी आज इसी बुलेटिन में, जब हमारे साथ कुणाल जुड़े थे उन्होंने भी हैवेल्स पर अपना नजरिया बताया, तो क्लियरली मजबूती है और मजबूती जारी रहेगी। लेकिन टाटा केमिकल्स पर एक बार राय में जानना चाहूंगी। राय रुद्रा आप बताएं, क्योंकि आज 3 बजे टाटा केमिकल्स की AGM होने जा रही है, और AGM से ठीक पहले अगर देखेंगे स्टॉक में एक मूवमेंट है पॉजिटिव, यहाँ पर ऑफकोर्स बाजार की तेजी के साथ ही परफॉर्म करता हुआ 1.25% की तेजी पर टाटा केमिकल्स चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? मानसी जी, टाटा केमिकल का बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वो है 780 रुपीज पर। कंटिन्यूअसली मेनी अ टाइम्स टाटा केमिकल ये 780 का सपोर्ट लेके एक बेस फॉर्मेशन का पैटर्न्स आर क्लियरली विजिबल ऑन द चार्ट, बट मेरे को मोमेंटम आने के लिए दिस स्टॉक हैज टू क्लोज above levels of around 835 to 840. So till it closes above 840, it might make some time wise correction. So 780 to 840 range, I will avoid Tata Chemical as a trader. But however, as an investor, closer to the lower band at 780, it is a good buy, and let it cross 840, then I will pick it up once the momentum starts and once the price action also starts on the positive side. Not a stock to short, definitely. Strong support at 780, buy it closer to support, or as a momentum trader, wait for 840 to break and then go long on Tata Chemical. रखें, पोजिशनल बेसिस पर जरूर इसे पोर्टफोलियो में शामिल करने जैसा स्टॉक है, लेकिन साथ ही यहाँ पर फिलहाल टाटा केमिकल्स 812 के लेवल्स पर एक बार सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और आगे अच्छे लेवल्स पर 850 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते। कन्विक्शन पॉजिटिव है, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसे जरूर इंटैक्ट रखिएगा। कॉनकॉर पर आज सुबह से हम बात कर रहे हैं, आज बुधवार के दिन कैबिनेट की बैठक है, और बैठक में कॉनकॉर के विनिवेश प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत होती हुई दिख सकती है। सुबह से अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, और कॉनकॉर के स्टॉक को देखिए, 661 आज का हाई है, उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ 650 के लेवल्स पर। राजेश जी, कंटेनर कॉर्प पर टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? न्यूज बेस्ड इंपैक्ट तो है? तो देखिए मानसी जी, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट तो हुआ है स्टॉक में, और अगर स्टॉक का फॉर्मेशन देखें डेली सेटअप पे, तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद आज के प्राइस एक्शन के बाद वो ब्रेकआउट जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है आज जिस तरीके का प्राइस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अब स्टॉक में 635 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो हमें लगता है स्टॉक में जो नेक्स्ट अपमूव बन सकता है वो करीब इसमें 700 रुपए तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो काफी बड़े वॉल्यूम
वॉल्यूम आज यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में, और हमें लगता है जिस तरीके से एक रिवर्सल यहाँ पे एक डाउन स्लोपिंग चैनल का होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। 635 स्टॉप लॉस, 700 तक के अपसाइड के टारगेट। ठीक है, ऑलराइट। कॉनकॉर्ड पे यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं। कॉनकॉर्ड पे अभी फिलहाल जो ब्रीफिंग थी, वो जो डिसीजन है वो डेफर हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स न्यूज तो है, बस तो है। जब भी आप देख रहे हैं कि लगातार अप मूव पे और अभी भी स्ट्रीम बाकी है, ये आपको राजेश भी ऊपर के लेवल्स दे रहे हैं। इस बीच क्योंकि हम लगातार एफआईज की जब बात करते हैं, एक रेयर वॉइस हम आपको सुनाते हैं जो एक्चुअली एक एफआई भी है। इंडियन मार्केट्स पर क्या रुख रखते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स पर उनका क्या रुख है, एफआईज का ट्रेंड वापस कब आ सकता है, भारत कितने फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये सारा नजरिया हमने जब अयाज मोतीवाला क्यूआरसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अयाज मोतीवाला से बात की, तो आइए उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ व्यू पॉइंट रखा जो हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंडियन कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, मार्जिन प्रेशर में फंसे रहे इतने सारे क्वार्टर्स, क्या अब वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर उनके पीछे और अब वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गए? जी नमस्कार अजय, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे कि आपने बताया, ये मार्जिन प्रेशर का सिलसिला 2 से 4 क्वार्टर से चल रहा है, और मार्केट आगे के परसेप्शन की होती है हमेशा। सो अर्निंग्स आउटलुक के बारे में हमेशा इन्वेस्टर सोचते हैं। तो जैसे ये कोई कंपनी, जैसे कल मैरिको ने आई थिंक वो डिस्क्लोज किया, प्री क्वार्टर वो करते हैं आजकल, तो उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन के बारे में बताया है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आगे का सोचेंगे। तो ये जैसे रिपोर्टिंग सीजन अब आएगी 15 दिन में, उसमें जो पास्ट क्वार्टर गया हुआ है उसकी समझ आएगी इन्वेस्टर को, और उस बेसिस से करंट जो पाम ऑयल प्राइसेस या क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स जैसे पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, जो की इनपुट्स हैं एफएमसीजी कंपनीज के, उनके प्रोडक्ट्स को फैक्ट्रीज में बना के मूव करना कंज्यूमर के घरों में, उनके एक बेसिस हो जाएगा, जिस बेसिस से 2022-23 और उसके आगे की अर्निंग्स आउटलुक बनेगी। तो उसको मतलब मार्केट आगे की सेलिब्रेट कर रहा है। जरूर नंबर में दिखना 1 से 2 क्वार्टर और होगा, बट मार्केट आगे देखेगा। यार आगे देखने की बात करें तो मार्केट आज थोड़ा खुशी में इसलिए भी है क्योंकि ओवरनाइट क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत जोर से झटका खाए हैं और नीचे आ रहे हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया के मार्केट के लिए सबसे बड़ा इशू था। क्या ये इशू भी अब सॉल्व होता नजर आ रहा है? क्या हम क्रूड ऑयल प्राइस के संकट से हम निकल जाएंगे और बाजार आगे बढ़ेगा? देखिए, इसको मतलब 15 दिन 1 महीने की बेसिस से नहीं जज किया जा सकता। तो इंडिया एनर्जी शॉर्ट है फंडामेंटली। 70-80% अपना इंपोर्ट बिल जो है वो क्रूड और डेरिवेटिव उनके रिलेटेड ही है। तो उस बेसिस से ये चैलेंजेस आ जाती हैं, करेंसी का है और हायर इंटरेस्ट रेट रहती है इंडिया की। तो क्रूड ऑयल का नीचे आना शॉर्ट टर्म में, उसकी दूसरी भी रीडिंग है, वो जो बातें अभी नेक्स्ट इन्फ्लेशन के बियॉन्ड की हो रही है, वो है रिसेशन की या वेरी लो ग्रोथ की ग्लोबली। तो उसमें डिमांड सिचुएशन और क्रूड ऑयल बीइंग द की इंजन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये परसेप्शन बिल्ड होता है और उस बेसिस से ये क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस लेवल से अगर ये सेटल भी हो जाता है या और थोड़ा नीचे सेटल होता है, तो ये इंडीड भारत के लिए और भारत की बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन है नियर टर्म में। लॉन्गर टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी की हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, वेदर इट इज रिन्यूएबल एनर्जी के जो पुश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उनका जो मिशन है रिन्यूएबल एनर्जी का करना in the form of wind and solar in particular। तो ये चीजें बेनिफिट देंगी नेक्स्ट 5 और 10 बरस की बेसिस पे। ओके, तो चलिए यहाँ पर लगातार हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। अयाज मोतीवाला ने बाजार पर अपना नजरिया बताया, खासतौर से उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 3 से 6 महीनों के लिए बाजार, या 6 से 9 महीने ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस अगर देखें, बाजार में कुछ हद तक
चैलेंजेस नजर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया अगर बाजार का देखेंगे, कन्विक्शन अब भी बिल्कुल जारी है। बैंक्स, एफएमसीजी जैसे प्ले हैं, आईटी भी कुछ हद तक ऑफकोर्स ग्लोबल कंसर्न्स हैं जो कि उसे टच बेस करते हैं, लेकिन इस पर भी फोकस रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जहां पर हम Q1 अपडेट्स की बात कर रहे हैं, रिजल्ट सीजन्स की बात कर रहे हैं, मिड कैप स्पेस में भी लगातार फोकस है। मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिख रहा है। एफएमसीजी प्ले की जहां हम बात कर रहे हैं, तमाम एफएमसीजी की बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे HUL, गोदरेज कंज्यूमर तो परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इमामी भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। इनफैक्ट काफी सारे टेक्निकल्स की पसंदीदा शेयरों की सूची में भी शामिल इमामी। मितेश, इमामी पर आपकी राय क्या होगी? रिसेंटली जो करेक्शन आया उसमें बेस फॉर्मेशन तो हुआ ही है, लेकिन अगर हम सस्टेनेबल अपमूव की बात करें तो कहीं ना कहीं इमामी को करंट लेवल से बहुत ही ऊपर, मतलब 497 का जो लेवल है वो क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे से ही एक बहुत ही जोर से सेलिंग आई थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो करंट मूव है उसको थोड़ा एक्सटेंडेड होना पड़ेगा अगर सस्टेनेबल अपमूव चाहिए तो, और 497 के ऊपर जब क्लोज आएगा तभी जाके इमामी में बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन के रिकमेंडेशन हमारी सिस्टम और मेथड के हिसाब से होंगे। तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच करना ज्यादा किफायती होगा। इमामी पर फिलहाल 462 के लेवल्स पर इन लेवल्स मजबूत आने के इंतजार करना चाहिए। मितेश का ये मानना है कि फिलहाल एफएमसीजी में और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन क्रूड में जो भारी गिरावट देखने को मिली है इसका इम्पैक्ट हर तरफ, हर सेक्टर में काफी हद तक देखने को मिल रहा है। कई सारे स्पेसेस, चाहे फिर एविएशन हो, सीमेंट हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, रिफाइनिंग स्पेस हो और पेंट स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक के चार्ट्स यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर लाए, देखिए अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड दिख रहा है। करीब 4% की तेजी एशियन पेंट्स में आप देखेंगे, कंसाई नेरोलैक में भी अच्छी मजबूती और साथ ही बर्जर पेंट्स करीब 3% तेज। राजेश जी, पेंट स्टॉक में ये जो मजबूती आई है, ऑफ कोर्स क्रूड एक बड़ा फैक्टर है, इन पर राय दीजिए। तो मानसी जी, क्लियरली प्रिफर्ड पिक तो एशियन पेंट ही रहेगी। एक क्वालिटी स्टॉक है, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का समय बिताने के बाद अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक में अब यहाँ पे 2830 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अब ये सस्टेन रहेगा तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब हमें लगता है 3000 से लेकर 3050 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से बुलिश व्यू यहाँ पे मार्केट में बनते हुए दिख रहा है, अब यहाँ पे 16000 लेवल को भी निफ्टी ऑलमोस्ट क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि एक लार्ज कैप स्टॉक एशियन पेंट के साथ जाना चाहिए इस सेगमेंट में, और 3000 से लेकर 3050 तक के अपसाइड के टारगेट, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2820 का। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कुछ और स्टॉक्स जो हम देख रहे हैं, तो आज स्पेस पे क्लियरली आपको एफएमसीजी तो है, टायर स्पेस में आपको कोई सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे अभी हमने हेवल्स की बात की, टेक्सटाइल स्पेस और कुछ हद तक ट्रिगर इसमें रियल एस्टेट का भी होता है। रेमंड पर क्या व्यू रहेगा आपका रुद्रा? Last time we spoke on mid and small cap, Priyanka, and that is where Raymond was continuously recommended. And I was telling it at around 850, 830 every price. 750 was our stop loss and my target was 2000 rupee on Raymond. And again, Ajay ji ka interview with Raymond management was one of the best ones, and the amount of inputs what we got there, real salute to Ajay ji and the entire team of ET Now Swadesh, which are bringing quality information, not just unwanted noise. For me, Raymond is a buy even at current market price, and Raymond above 965 is giving a fresh breakout. Current price is around 947. मेरे को ये कहना है कि Raymond will go above 965. It is headed towards its near term highs of around 1250. Even for a short-term trader, buy it for a target of 1250. Now keep a stop loss of around 900 on Raymond. Even from current level, it is another 300 points up move, which I am talking from current levels of Raymond. And for a long-term investor, it can go up to 2000 plus. A clear buy on Raymond. And my last one more important observation. Today, Nifty is closing above 16,000. Remember Rudra's word, tomorrow market will gap up and clean all the remaining left out short people. FIIs will be a buyer even today, and tomorrow being given a weekly expiry, Nifty will be headed further higher. Those who are short, at least now cover your short position, and those who are yet to go long, buy.
ठीक है, बिल्कुल वो लग रहे हैं साइंस यहाँ पर रुद्रा कि शायद आप एक आप मूव दिखाने के लिए पूरी तरह गियर अप हो गए हैं। 16,000 अगर यहाँ रेजिस्टेंस इसे बाजार टेस्ट कर लेता है, इसके ऊपर क्लोज देता है, तो आप यहाँ पर 16,200 और हम तो 16,500 तक के लेवल्स भी सुन रहे हैं। ऐसे में क्या होने चाहिए आज के BTST ट्रेड्स? कौन से सेक्टर या फिर जो ऑलरेडी रैली दिखा रहे हैं, क्या उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए फर्दर और कितना % अप मूव दिख सकता है? आप कौन कौन से BTST के ट्रेड्स आज कैरी करने की सलाह देंगे? मितेश, पहले आपसे शुरू करते हैं। BTST में 2 कंटेंडर हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहला है जिसपे कंटिन्यूअसली एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, वो है अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में 2200 के ऊपर अगर आप देखिए तो हर एक दिन में आवरली चार्ट, डेली चार्ट के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो 2278 के ऊपर करंट मंथ का फ्यूचर खरीदने की सलाह रहेगी। 2250 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 2300, 2320, 2 टारगेट। दूसरा जो है वो अगर आप एस्ट्रल देखें तो कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन एस्ट्रल पोली में हो चुका है और वो भी 1650 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। आवरली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। 1700 के ऊपर एस्ट्रल में BTST किया जा सकता है। 1680 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 1730, 1740। ठीक है, तो एस्ट्रल में यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। साथ ही कुछ और स्टॉक्स भी उन्होंने यहाँ पर राय दी। सारे BTST के सौदे हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं। राजेश, आपके कौन कौन से ट्रेड्स आप कैरी करना चाहेंगे? प्रियंका जी देखिए, हमने SBI कार्ड जिक्र किया था, वो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया भी डे हाई पे, तो ये स्टॉक्स तो अभी भी यहाँ से कैरी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो नए स्टॉक हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसमें ऑटोमोबाइल में हमें आइशर मोटर यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से पूरा ऑटोमोबाइल स्पेस में मोमेंटम बना, अब आइशर में जो अब यहाँ पे तेजी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है आइशर को यहाँ पे BTST किया जा सकता है। 2980 और 3000 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड के लिए करीब 2880 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक का यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से थ्रू आउट द सेशन आज बाइंग होते हुए देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अल्ट्राटेक को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 5820 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 5780 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होंगे इसमें करीब 5950 तक के। तीसरा स्टॉक NBFC से बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक में जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन आया और जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बने, हमें लगता है बजाज फिनसर्व को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। BTST 12,300, 12,400 तक के अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस रखे करीब यहाँ पे 11,950 के आसपास। ये 3 स्टॉक हमें लगता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी किए जा सकते हैं। ठीक है, BTST के कई सारे ट्रेड्स यहाँ पर राजेश बता रहे हैं, अदानी पोर्ट्स बता रहे हैं, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स हैं जो हम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं। रुद्रा, आपके क्या होंगे जो आप अगर कोई फ्रेश ट्रेड ऐड करना चाहते हैं या जो आपने दिए हैं उनमें से कोई आप ट्रेड यहाँ पर BTST के लिए रेकमेंड करना चाह रहे हैं? या प्रियंका, BTST के लिए 2 स्टॉक्स देता हूं। एक है टाटा मोटर्स, करंट प्राइस एट अराउंड 417, 418. If you want to carry it just for a day also, I can expect good returns on the same. 440 can be the positional target on Tata Motor, eventually 480 to 500. Stop loss इसको रखना है 405. Another BTST call from my side will be Z. Z has given a breakout today about 221. Positionally, I am looking for target of 280 on Z. And keep a stop loss of 210 for the same. Tata Communication is another BTST call I am giving you. Buy for a target of 1000 with a stop loss of 945. And let me tell you, positionally this market again looks very strong. Kotak Bank and ICICI Bank are also a great buy. SBI, Canara Bank, good buy. And for me, except Paytm, Zomato, Idea and these type of stocks, buy anything, and this is the time to make money on the long side. रुद्रा, आई वाज अबाउट टू से, ऐसा लगता है कि सारा मार्केट ही आप खरीद लें आज के दिन, जिस तरह की आज आप पॉजिटिव बायर्स देख रहे हैं बाजार में। ऑफ कोर्स, तो ये सारे ट्रेड्स हैं, आप टारगेट्स भी नोट कर रहे हैं, डिफरेंट स्पेसेस से आपको ये पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। तो क्लियरली आज जितना भी अच्छा, एक बार डेरिवेटिव स्पेस को अगर हम क्लियरली देखें तो आप व्हाइट गुड स्पेस के जो पहले 5-10 काउंटर है, आपको वो व्हाइट गुड स्पेस से हनीवेल ऑटोमेशन जैसे स्टॉक्स, गोदरेज CP, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस, सो फाइनेंस काउंटर, रिटेल,
एफएमसीजी और कहीं ना कहीं आपका वाइट गुड स्पेस, जो कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूमर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जहां जहां कूल ऑफ हुआ है, वो सेक्टर्स क्लियरली आपको अच्छी खासी वाइब्रेंस दिखा रहे हैं। एक स्टॉक ट्रेंड, इसे वेरी क्विकली यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ राजेश, ट्रेंड आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले आपसे, शायद 2 दिन पहले मैं डिस्कस भी कर रही थी, क्योंकि रिटेल स्पेस में एवेन्यू सुपरमार्ट का अच्छा बिजनेस अपडेट आया, लगातार शॉपर स्टॉप बात कर रहे हैं कि वो ओपन अप कर रहे हैं। ट्रेंड के लिए आई वाज रीडिंग अ न्यूज की इनकी हायरिंग परसेंटेज जो है, हेड काउंट जो परसेंटेज है वो ऑन अ रिकॉर्ड लेवल है। सो क्लियरली ओपन अप का थीम, एक्सपेंशन मोड में क्लियरली ये स्टॉक्स है। ट्रेंड के लिए वेरी क्विकली, अगर अभी तक किसी ने एंट्री ना ली हो तो इन लेवल्स पे एंट्री करें तो क्या लेवल्स देखने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? तो प्रियंका जी देखिए, हमने पिछले हफ्ते ये स्टॉक रिकमेंड भी किया था, 1070 के आसपास स्टॉक जब ट्रेड कर रहा था, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम वहां से बनते हुए दिखा, ऑलमोस्ट 100 रुपए ऊपर आ चुका है। अभी यहाँ पे हमें लगता है 1240 1250 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 वीक का यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो 1145 के स्टॉप लॉस से अभी भी होल्ड किया जा सकता है। टारगेट होंगे 1240 1250 तक के। 1250। लेकिन आदित्य, बिरला फैशन वहां पर ज्यादा मूव नहीं है, वहां क्या व्यू होगा आपका राजेश? जी हाँ, थोड़ा स्लो मूवर है स्टॉक में। जो बड़ा करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा है, स्टॉक अभी भी एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसका जो मेजर ब्रेकआउट होगा वो करीब होगा 260 के ऊपर। जब तक ये 260 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा हमें लगता है रेंज बाउंड ही यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 260 के ऊपर हमें लगता है फिर 300 320 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। राइट, ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, लेकिन आज जब सारे स्पेसेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार कैप्चर कर लेते हैं आज किस तरह की ओपनिंग हुई थी, कौन से स्पेसेस ने कितना मूव दिखाया और कहां का न्यूज ट्रिगर था जिसकी वजह से आपको ये मूव्स देखने को मिले। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, किस तरह का एक्शन देखने को मिला, सारी ये एक्शन, दिन भर का एक्शन हम मानसी के साथ एक बार कैप्चर करते हैं क्लोजिंग में। ओवर टू यू मानसी। और अ वेरी पॉजिटिव नोट, बाजार की क्लोजिंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है 16,000 के पार। निफ्टी ने फिर से एक बार यहाँ पर ट्रेड कर दिखाए हैं, 100 अंकों के ऊपर की तेजी है। सीधा फटाफट Q1 अपडेट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। एफएमसीजी प्ले लगातार फोकस में थे। मजबूत Q1 अपडेट डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स के आते हुए दिखे, उसके ठीक बाद हरे निशान के साथ ये ट्रेड कर रहे थे। मैक्रोटेक डेवलपर्स, रियल एस्टेट, मुंबई बेस्ड यहाँ पर कंपनी के अपडेट्स आते हुए नजर आए। शानदार अपडेट्स थे। बेस्ट एवर सेल्स यहाँ पर प्री सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखे, जिसका एक असर था। मैक्रोटेक में करीब 5% के अपमूव्स और इन्हीं के साथ बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी, बजाज फाइनेंस के भी अपडेट्स पॉजिटिव थे और इसके चलते बजाज ट्विंस आज फोकस में जरूर नजर आए। एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स बाजार में अच्छी तेजी। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस में लगातार मजबूती हम देख रहे हैं, मजबूती बिल्कुल कायम है। एफएमसीजी स्पेस में मजबूती है, वो भी कायम नजर आ रही है और तमाम सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार के अप्रोच को देखेंगे तो वो भी काफी पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। क्रूड फॉल, आज सबसे बड़ी खबर यही थी, क्रूड में जो बड़ा करेक्शन या बड़ा डाउनफॉल आता हुआ दिखा, इसका सीधा असर चाहे एविएशन स्पेस हो, सीमेंट स्पेस हो, पेंट सेक्टर हो, हर तरफ देखने को मिला। पेंट सेक्टर में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स हमने देखा। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंजाई, नैरोलैक में हरे निशान के साथ मजबूती पर कामकाज देखने को मिला। इंटरग्लोब एविएशन भी आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग दिखाते हुए। वहीं टायर स्टॉक्स भी इसी के चलते फोकस में थे, क्योंकि एक बड़ा कंपोनेंट है इनके रॉ मटेरियल का क्रूड और यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आना इनके लिए भी पॉजिटिव रहा। टायर स्टॉक्स, जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आए। हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये सारे के सारे स्टॉक्स रहे। मिड कैप में एबीबी, डालमिया भारत, इमामी जैसे स्टॉक्स में मजबूती छाई रही। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी तेजी के बीच क्लोजिंग नजर आई। शुरुआत एफएमसीजी, क्योंकि वहां से आउट परफॉर्मेंस, इसके ठीक पीछे आईटी, निजी बैंक क्षेत्र, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, जहां भी देखेंगे हरे निशान के साथ ग्रीन पैटर्न ही पाएंगे। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 15,990 के आसपास, 16,000 के लेवल्स को तो छू लिया निफ्टी ने, उसके आसपास ही क्लोजिंग दिखाई है, विच इज पॉजिटिव। सेंसेक्स में 53,750 के लेवल्स पर और बैंक निफ्टी में 34,324 के स्तर पर ग्रीन पैटर्न में क्लोजिंग। तो क्लियरली हरे निशान के साथ खरीदारी के रुझान पर क्लोजिंग बाजार ने देखी और अच्छे लेवल्स के साथ एक काफी अच्छा सेंटिमेंट हमने देखा और अच्छा सत्र आज साबित होता हुआ। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहे इंटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।